हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद उमर चीमा के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम सीटीडी के ऊपर बात करनी है, सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। चीमा साहब, आपको हम टेररिज्म के इशू के ऊपर वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते हैं और बार बार इस इशू को इसलिए डिस्कस करते हैं कि ये पाकिस्तान का आज के दौर में बहुत बड़ा इशू बन चुका है। दहशतगर्दी एक तरफ इधर राइज़ कर रही है और दूसरी तरफ हमास वाला काम उधर शुरू हो चुका है जो मिडल ईस्ट में। तो मिडल ईस्ट में जो काम शुरू हो चुका हुआ है वो भी इस काम को और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, जलती पे तेल का काम करेगा। तो जो खैबर पख्तूनख्वा में चीमा साहब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है वो है सीटीडी, और उसके साथ आईबी है, और उसके सीटीडी के साथ पुलिस है, पुलिस के साथ आईबी है, आईबी के साथ बाकी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, आईएसआई है, फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, एफसी है, बाकी मिलिट्री भी है, लेकिन मिलिट्री पीछे है। लेकिन मेन जो फ्रंट के ऊपर है वो पुलिस और सीटीडी है, और साथ पीछे इनके आईबी है। सीटीडी हमारी के ऊपर जो वहाँ पे इस वक्त चीमा साहब जो सैंक्शनड पोस्ट है ना सीटीडी की, वो कुल असामियाँ जो कुल असामियाँ हैं, और ये कुल असामियाँ उनकी चीमा साहब, मैं डीएसपी की मिसाल के तौर पे मैं असामियों का जिक्र कर रहा हूँ, वो है कुल असामियाँ हैं 2666। अच्छा, 2666। उनमें जो बहुत ज़्यादा सीटीडी की बहुत ज़्यादा असामियाँ हैं। जी जी चीमा साहब, ये 9/11 के बाद पूरी वार होती रही है। वार के बायस तो सीटीडी तो, और हम सिर्फ डीएसपी की बात कर रहे हैं 2666, 2666 प्रेजेंट हैं इनके 2167, यानी कि जो भर्ती हुए में जो इनके पास अभी अवेलेबल है काम कर रहे हैं, वो कितने हैं? 2167 2167। अच्छा, जो शॉर्ट फॉल है वो तकरीबन 499 यानी कि 500 के करीब लोगों का शॉर्ट फॉल है। अब जब 500 गिनते हैं ना चीमा साहब, तो 500 का फिगर ग्राउंड के ऊपर आके बहुत फ़र्क डालता है, क्योंकि एक डीएसपी के नीचे कम से कम 2 से 4 इंस्पेक्टर तक होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा इलाका है। ठीक है, तो ये खाली डीएसपीज़ का है। साथ ही साथ इनके जो बाकी जो शोबे हैं, इनके इंस्पेक्टर्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, सीनियर फील्ड ऑपरेटर्स हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी भी इसी तरह तादाद है। वहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, शॉर्ट फॉल है। लेकिन इससे भी बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो चीमा साहब ये है कि प्रॉपर गैजेट्स जो हैं इनकी नहीं है। इन हमारी जो सीटीडी जो लड़ रही है, जो जदीद हथियार उनके पास नहीं है, जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। अब एक और रिसेंटली चैलेंज आया, मुझे बड़े सीनियर लोगों ने इस्लामाबाद में ये बात बताई कि जो सीटीडी है उसको बड़ी हद तक काफ़ी पैसे दिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। उनकी कुछ गाड़ियाँ भी हैं जो कि बुलेट प्रूफ हैं, और उनके बारे में इतलात ये थी कि शायद वो गाड़ियाँ मिसयूज़ हो रही हैं, कोई और इंटेलिजेंस के इदारे या कुछ और सरकारी अफसरान वो ले रहे हैं। फिर कुछ लैपटॉप्स लिए गए हैं अभी, और मोबाइल फ़ोन लिए गए हैं जिनके बारे में ये इतलात थी कि वो जो सूबाई ब्यूरोक्रेसी होता है ना, कि आपके लिए, आपके इदारे के लिए कोई चीज़ आई तो वो जो बाज़ टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं तो वो भी बीच में ले लेते हैं या उनको दे दी जाती है। इस तरह की इतलात थी सीटीडी के बारे में। लेकिन एडिशनल आईजी हैं सीटीडी के शौकत अब्बास साहब, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने इन इतलात को निगेट किया है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने गाड़ियाँ किनके पास थी? आपकी क्या इतला थी? इतलात ये थी कि कुछ जो गाड़ियाँ उनका मिस यूज़ हो रहा है, कुछ और ऑफिसर्स ले गए हुए हैं गाड़ियाँ जो गैर मुतलका हैं, जिनका सीटीडी में काम नहीं है, कुछ दूसरे इंटेलिजेंस के लोग हैं, यानी कि वो गाड़ियाँ जो हैं वो जबरी गुमशुदा हैं, जबरी तौर पे लापता हैं। ठीक कह रहे हैं। तो एक तो ये है। अच्छा, वो शौकत अब्बास साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा जी इस तरह की भी इतलात हैं, तो उन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम गुलाम हैं? तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी नहीं। अच्छा, शौकत अब्बास साहब के बारे में जो मैंने इधर उधर से, ज़ाहिर है हमारा तो चीमा साहब इस्लामाबाद और पुलिस के जो लोग हैं उन तक ही, जो टॉप लोग हैं यहाँ पे जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने शौकत अब्बास साहब की तारीफ़ की है।
लेकिन वो एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि शौकत अब्बास साहब जो हैं वो ठीक है अपना काम मेहनत से कर रहे होंगे, लेकिन इज़ नॉट ए बेस्ट चॉइस फॉर द CTD। ये कुछ और सीनियर लोगों की राय है, मतलब मेरी ये राय नहीं है, ना मैं शौकत साहब को जानता हूँ। लोग बाज़ औक़ात राय अपने बायस के ऊपर भी देते हैं। जो अहम बात यह है चीमा साहब कि जो CTD खैबर पख्तूनख्वा है उसमें जो मकामी अफसर्स हैं उनको आना चाहिए। यहाँ पर माजी में आपको पता है किसी ज़माने में एहसान गनी भी इसके सरबराह रहे हैं, और भी बड़े टॉप के। गनी किसके सरबराह रहे हैं? CTD के। नेक्टा के रहे हैं? नहीं, वो नेक्टा के तो बाद में रहे हैं ना, उससे पहले की मैं पुरानी बात कर रहा हूँ उससे। अच्छा, नेक्टा के तो वो तो जब ग्रेड 22 में हो गए तो वो तो तब की बात है ना, मैं उसके बाद उससे पहले की बात कर रहा हूँ। और भी बड़े सीनियर लोग हैं जो कि यहाँ पर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर पश्तून थे। ज़ाहिर पश्तून इलाका है। अब मुझे एक बात पता लगी है, वो ये भी पता लगी है कि चीमा साहब के बाज़ जो टॉप अफसर हैं वो इस जगह पे आना नहीं चाहते, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा रिस्क वाली जॉब है कि ये बड़ी रिस्क वाली जॉब है। शौकत साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़रा ये भी एक रिस्क वाली जॉब है, अपनी जान हथेली पे रख के। और CTD का जो हर पुलिस अफसर है, हर जो जवान है, वो जान हथेली पे रख के काम कर रहा है। इनको जो इनका कांस्टेबल लेवल है, इनका ASI लेवल है, सब इंस्पेक्टर लेवल है, टॉप से लेकर बॉटम तक, ये एक्चुअली हमारी जो असल जंग जो शुरू हो चुकी हुई है गैर एलानिया, वो असल लड़ रहे हैं। उनको गैजेट्स की फौरी ज़रूरत है। और इस फोरम से मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि हुकूमत नेक्टा के ज़रिए, क्योंकि नेक्टा इज़ पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, राय ताहिर साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इस सारे मैटर को ज़रूर देखें। और जो राय ताहिर साहब का मैं इसलिए बाय द वे जिक्र कर रहा हूँ, आपको पता है चीमा साहब, राय ताहिर साहब ने जो CTD पंजाब चलाई वो किस तरीके से चलाई। चीमा साहब एक जो इनका बंदा था जूनियर लेवल का, यानी कि सब इंस्पेक्टर लेवल का या इंस्पेक्टर लेवल का कह लीजिए, वो CTD के ऑपरेशन करवाता था सूबे में, पंजाब में, यानी कि बंदे पकड़वाता था या बंदे कहीं पे हों उनकी रैकी करके इतला देता था, तो उस पे ऑपरेशन होता था। सूरत हाल ये हुई चीमा साहब के उनके ऊपर एक अटैक हो गया, उस बंदे पे एक अटैक हो गया। फिर ये राय ताहिर साहब जो हैं वो उससे मिले, इन्होंने कहा कि जी बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या किया जाए, कि तुम तो ज़ाहिर नज़रों में आ गए हो। उन्होंने कहा कि जी मुझे बाहर कहीं सेटल कर दें, अच्छा, और मुझे कुछ पैसे दें। एट दैट टाइम, ये आज से मैं 5, 7, 10 साल 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इन्होंने उस बंदे ने कहा कि जी मुझे तो बाहर सेटल करें और मुझे कुछ पैसे दें। उन्होंने बाहर सेटल करवाया, उसको पैसे दिए। एक और बंदा था, वो इस तरह रडार पे आ गया, यानी कि मिलिटेंट्स के रडार पे आ गया कि ये बंदा जो है ये CTD का है और ये हमारे खिलाफ ऑपरेशंस करवाता है, तो उसको इन्होंने जॉब से परे किया। एट दैट टाइम यानी कि आज से 2-4 साल पहले, 6 साल पहले 2 करोड़ रुपए की बड़ी अहमियत थी। उसने कहा जी मुझे एक प्लाज़ा ले दें, मैं एक प्लाज़ा लूँ और मुझे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर दें। CTD पंजाब ने उस बंदे को, नाम बताना मुनासिब नहीं है और बताना भी नहीं चाहिए, उस बंदे की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया, उसके फ्यूचर का बंदोबस्त किया और उसके लिए बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। और इससे जो बाकी लोग हैं उनको भी एक मोटिवेशन भी मिलती है कि हमारा कोई इदारा है जो हमारे पीछे खड़ा है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा चीमा साहब, और ये जो दोनों लोग हैं इनके बारे में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये दोनों ये नहीं है कि कुछ ज़ुबानी कलामी हीरो थे, इन्होंने काम किया था और ये ज़ख्मी हुए थे, यानी कि एक पर खुदकश हमला हुआ था, खुदकश हमला अवर आ गया और कुदरत का करना कि वो बच गया, उसका इलाज भी इन्होंने CTD वालों ने करवाया। तो जब इदारे आपने खड़े करने होते हैं तो आपकी जो लीडरशिप है या आपकी हुकूमतें हैं उनको अपने हर एक जवान के साथ खड़ा होना पड़ता है। जिस तरह CTD पंजाब में काम हुआ है उसकी मिसालें बड़ी कम हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वैसे मेरे ख्याल अभी बता भी ना दें कि CTD है क्या। जी प्लीज़ बताएं ना। यानी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, कई लोग जो हैं उनको शायद ना आइडिया पता हो। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और इसका जो पहला आगाज़ है वो पंजाब में हुआ था लेट 90s में, जब उस वक्त इत्तेफाक से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो सेक्टेरियन वायलेंस बड़ा। नहीं, वो CID थी।
CID के बाद CTD नहीं CTD शायरी ये तो ये कोई 10-12 साल इतने का ये रीसेंट फिनोमेना है। अच्छा ये पहले नहीं थी। चलिए लेकिन वो ये इदारा वही है, उसके नाम बदले हैं। हाँ बेसिकली यानी कि इसको ज़्यादा एक रिफॉर्म किया गया है और अपग्रेड किया गया है, यानी कि ज़्यादा एक स्पेशलाइज्ड हो गया है। तो ये बेसिकली ओरिजिनली सेक्टेरियन वायलेंस हुआ था पंजाब में, बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो जो हम बात कर रहे थे ना तारिक परवेज साहब की CID का उधर उस टाइम तारिक साहब ने शुरू किया। जी हाँ, तो वो बेसिकली CID भी बेसिकली काउंटर टेररिज्म का ही इदारा था, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको CTD कर दिया गया। तो जो खैबर पख्तूनख्वा की CTD है, इसके हर एक जवान को इस बात का यकीन होना चाहिए कि उनका अदारा उनके साथ खड़ा है, उनको पूरी जो गैजेट्स हैं वो दे। अब देखें चीमा साहब, वहाँ पे जो CTD खैबर पख्तूनख्वा के जो जवान हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन बड़े पुराने नोयत के हैं। अच्छा काम किया इन्होंने कि नए मोबाइल फ़ोन लेके दे रहे हैं उनको, बाकी गैजेट्स लेके देने की ज़रूरत है, लैपटॉप भी लिए गए हैं। तो आई बिलीव कि वो जो गैजेट्स हैं नीचे डाउन टू जो भी इनके ग्राउंड पे काम करने वाले हैं उन तक पहुँचेंगे, और गवर्नमेंट है वो CTD के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देगी। CTD में एजाज़ इस टाइम वैसे पंजाब में बहुत जो रिसोर्सफुल है CTD, इसके अलावा जो बाकी जगहों पे और बिलखुसूस KP में इधर हालात बहुत मंदे हैं, और इसमें आप उन लोगों की परफॉर्मेंस तो तब चेक करेंगे ना जब आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है चीमा साहब, मैं आपको एक और बात बताऊँ। CTD जो है ना सिंध CTD भी बड़ी अपने वक्त की बड़ी टॉप की एजेंसी रही है। अब बूढ़ी हो गई है, यानी कि अभी क्या साहब अब तो सिंध में उस तरह का टेररिज्म नहीं रहा ना। सिंध में तो देखें ना 1.5% है। जब मैं बात आपको कर रहा हूँ 2007-8 ऑनवर्ड की बात कर रहा हूँ, जब टेररिज्म राइज पे था, ठीक है। और आप सुन के ये हैरान होंगे कि ये हमारी CTD का एक मसला रहा है कि इनके पास लोकेटर नहीं रहे, पुरानी बातें कर रहा हूँ, या इनके पास मोबाइल फ़ोन सुनने की सहूलत नहीं थी। तो ये जो CTD सिंध के लोग हैं ना, इन्होंने ब्लैक मार्केट से मोबाइल फ़ोन सुनने वाला आला ख़रीद लिया था, और लोकेटर्स ब्लैक मार्केट से खरीदे। और CTD जो है सिंध, उसके बड़े बड़े नामी ग्रामी अफसर्स हैं जिन्होंने बड़ा काम किया। नाम लेना इसलिए अच्छा नहीं है कि उनकी लाइफ जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो बड़े बड़े काम किए उन्होंने। इस्लामाबाद में एक खातून का मर्डर चीमा साहब 27 साल की एक खातून थी, संगड़ियाल नाम का गांव है ये इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के रूरल एरिया में। और चीमा साहब उस औरत की बदकिस्मती देखें, वो खुद छोटी थी तो उसकी माँ की डेथ हो गई। थाना गोल्ला का इलाका है ये। वो जवान हुई, उसके वालिद ने, उसके भाइयों ने, एक बहन थी उनकी, उस बच्ची को सायरा मलिक उसका नाम है, उसको तालीम दिलवाई, BA तक की तालीम दिलवाई। और एक बदकिस्मत आदमी, शुमाइल नाम का आदमी, उससे उसकी शादी करवा दी। चीमा साहब घर पे तशद्दुद किया जाता था उस औरत को। उस औरत के 2 नन्हे बच्चे हैं, एक है 2 साल का और एक है 5 साल का। उस औरत से आज से कुछ अर्सा पहले उस औरत के चेहरे पे तेज़ाब फेंकने की कोशिश की हस्बैंड ने। अच्छा जी। और हमारे यहाँ चीमा साहब ये बड़ा जुल्म है कि अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए और इस हद तक पहुँच जाए कि हाथापाई हो रही है, जान से मारने की कोशिशें हो रही हैं, तो वालिदैन या बहन भाई यही कहते हैं कि जी सुलह करा लो, फैमिली पड़ जाती है, सोसाइटी, वो स्टिग्मा है ना कि जी वो तलाक नहीं लेनी। हालांकि ये स्टिग्मा, इससे हटना चाहिए कि अगर आपकी बहन या बेटी उसके ऊपर शौहर तशद्दुद करता है या उसके घर में तशद्दुद होता है, तो मेरा ये ख्याल है कि आप बिल्कुल अपनी बेटी बहन को उस जगह पे ना रखें। ये बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। इसमें एक चीज़ जो है ना, जो हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, हमने असल में ना डोमेस्टिक वायलेंस को, ये घरेलू तशद्दुद को पर्सनल मैटर बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक बात कि अगर मेरा कोई दोस्त किसी इस तरह के काम में इन्वॉल्व हो, हम कहते हैं यार उसका पर्सनल मैटर है। ठीक बात। ये पर्सनल नहीं है, ये वैसे बिल्कुल ये पब्लिक मैटर है। बिल्कुल। तो इसमें जिसको भी नजर आए उसको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक बात। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई इंसानियत नहीं है। पर्सनल क्या हुआ कि आप अपनी बेगम पर तशद्दुद करते हैं, आप इतने बुज़दिल आदमी हैं और आप इतने कभी इंसान हैं, यानी कि आपने ये तसव्वुर किया कि वो आपसे फिज़िकली कमज़ोर है तो आपने उस पर अटैक करने शुरू कर दी। ठीक बात। तो चीमा साहब अर्ज़ ये है कि जुल्म ये हुआ कि 28 सितंबर को वो जो खातून है उसके सर पे गोली मार के उसे कत्ल कर दिया गया। पर्चा दर्ज हुआ थाना गोल्ला में। पर्चे में जो हस्बैंड है उसको नॉमिनेट किया गया,
उसके वालिद और उसके फैमिली के बाकी लोगों को नॉमिनेट किया गया। तकरीबन 4-5 बंदे नॉमिनेट हुए हैं। जो मुल्ज़म है उसने अपना जो पिस्टल है वो पुलिस को दे दिया है और बरामद करवा दिया है। बाकी जो लोग हैं वो अरेस्ट नहीं हुए। अब पुलिस इसकी तहकीकात ज़ाहिर करेगी। जो जिसने ये जुल्म किया है, अगर मुल्ज़म से तफ्तीश हो जाती है और ये बातें चीज़ें साबित हो जाती हैं तो ये मामला आगे चलेगा, ज़ाहिर है कोर्ट में जाएगा। और इस दौरान आम तौर पे भी ये भी होता है कि जिस बंदे की तरफ से कत्ल कर दिया जाता है वो सुलह करने की भी कोशिश करता है, कि आपको पता है ना वो दियत दे के सुलह करने का एक ऑप्शन भी है, वो भी होगी। लेकिन चीमा साहब जुल्म क्या हुआ? जुल्म चीमा साहब उन 2 बच्चों के साथ हो गया जिनसे उनकी माँ भी छिन गई और उनका बाप भी छिन गया। और ये क्यों हुआ? मैं ये समझता हूँ कि ये सोसाइटी इसकी ज़िम्मेदार है कि जो सोसाइटी अपनी बच्चियों को ये तलकीन करती रहती है कि तुम अपने मियाँ से मार खा लो लेकिन तुमने तलाक नहीं लेनी। ये सोसाइटी है ना। और हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो ख्वातीन हैं, वो उस स्टिग्मा से बचने के लिए जुल्म सहती हैं। अभी पिछले दिनों आपको पता है कि एक बुज़ुर्ग जो है उनके बारे में वो अपनी बहू को, उनका बेटा बाहर था तो बहू को तशद्दुद कर रहे थे, वो बड़ा टीवी पे भी चलता रहा है। तो ये बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं। आज उसका तरीका ये है कि बच्चियों को पढ़ाएं, उन्हें मुआशी तौर पे खुद मुख्तार करें। बिल्कुल ठीक बात। इसके अलावा कोई हल नहीं है जी, ठीक बात। आप और कोई तरीका रोक ही नहीं सकते। जब आप उनको फाइनेंशियली डिपेंडेंट करते हैं, वैसे ये कहेंगे जी इस्लाम में हुक्म है कि मर्द जो है वो कफील है, और भाई कितनी दफ़ा पैसे देता है? ठीक है, ये या आपने कोई ड्यूटी समझे ना। अगर आप ये इमेजिन करें कि अगर किसी की बेगम फौत हो गई है तो वो अपनी को मेड रखते हैं या कोई इस तरह, तो उसको कितने पैसे देने होंगे? एक फुल टाइम जॉब है और वो अनपेड जॉब है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। बिल्कुल ठीक बात है। तो चीमा साहब मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी हमने गुफ्तगू कर ली। नाजरीन, आपने प्रोग्राम हमारा देखा है। उम्मीद है आपको तीनों मौज़ूआत दिलचस्प लगे होंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए और हमसे राब्ते में रहिए।